हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं माधव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बातचीत करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। चलिए हम राष्ट्रपति के बारे में आपके साथ साझा करते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे बातें देखेंगे हम। तो चलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और हम अंत में आप लोग के लिए राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देंगे जिसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उनके बारे में कहा जाता है कि ये राज्य के प्रमुख होते हैं, और कहा जाता है कि भारत के जो होते हैं वो पहले नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वो पहले नागरिक होते हैं, और वो राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं। उनके बारे में संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। उनसे संबंधित अनुच्छेद जो है 52, भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के संबंधित जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल होता है कितना दिन का होता है। तो ऐसे राष्ट्रपति का जो पद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कभी कभी अपने पद पर रहते किन्हीं किन्हीं राष्ट्रपति का देहांत हो गया, तो क्या नए राष्ट्रपति जो आएंगे वो जो बचे हुए समय के लिए हैं उतना ही दिन के लिए आएंगे, या वो अपना पूरा समय लेकर आएंगे। तो भारत में ऐसा प्रावधान है कि जो भी नए राष्ट्रपति आएंगे वो अपना पूरा 5 साल लेके आते हैं। इसलिए भारत के जो राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष माना जाता है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, जो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होते हैं उनके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद 58 में भी पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हमारे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 61, महाभियोग की प्रक्रिया। मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उनके लिए एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब यह महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों से पास हो जाती है तब इसे राष्ट्रपति को पद से हटना होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त किया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करती है। इसी के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे मार्शल लॉ हो, किसी भी दंड को राष्ट्रपति के द्वारा माफ किया जाता है। यही अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद है अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अध्यादेश के बारे में हम थोड़ा बता दें कि जब कोई भी सदन ना चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियम ला दिया जाता है जिसे हम लोग अध्यादेश के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं आर्टिकल 143, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी तथ्य पर सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143, जो कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेती है। उसके बाद देखते हैं योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता में भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए।
कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा। तो यह योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद योग्यता है कि वो उसका जो भी भारत के राष्ट्रपति के लिए नामित होंगे या जो भी राष्ट्रपति बनेंगे उनका उम्र 35 वर्ष पूरा हुआ होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद आगे है किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा से हो और चाहे वो राज्यसभा से हो। किसी भी सदन से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है निर्वाचन राष्ट्रपति के लिए, जिसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है वह निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय होता है। आगे देखते हैं कि चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन आदमी भाग लेंगे इनके बारे में प्रावधान किया गया है कि यही आदमी भाग ले सकते हैं, ये लोग भाग लेंगे। उनके बारे में देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। जिस तरह देश में लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी तरह किसी किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेंगे। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। और यह उनको शक्ति दिया गया है 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया है कि ये लोग भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। उसके बाद देखते हैं एक विधायक के मत का मूल्यांकन। एक विधायक का जो मत होता है वो कितना होता है उसके बारे में कहा जाता है कि एक जो विधायक का मत होगा वो कितना होगा। तो जितने भी राज्य के जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित कुल सदस्य भाग देने पर प्राप्त जितना भी प्राप्त होता है संख्या उसमें 1000 से भाग दे देते हैं तो एक विधायक का मत प्राप्त होता है। उसके बाद उसी तरह हम लोग देखते हैं, ये तो होगा एक विधायक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक संसद के मत कैसे निकाला जाता है। तो सभी राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित विधायकों के मत को जोड़ दिया जाता है। जितने भी राज्य हैं उसके जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनके मत को जोड़ दिया जाता है और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके सदस्य से भाग दे दिया जाता है तो निकल जाता है एक संसद के मत की वैल्यू, निकल जाता है संसद की एक मत की मूल्यांकन निकलता है। उसके बाद देखते हैं निर्वाचित होने के लिए कुल वैध मतों का, मान लीजिए निर्वाचित जितना भी वैध मत है उससे आधे से एक अधिक मत होगा तो वो चुनाव में जीत जाएंगे। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति को शक्तियां जो प्रदान की गई है, कौन कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्यपाल आदि की नियुक्ति करते हैं। ये जो कार्यकारी शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, इसके तहत बहुत सारे लोग को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक, उसके बाद वो परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल आदि को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के तहत जो राष्ट्रपति किसी को अपराध को सजा को क्षमा करने, जैसे कोई अपराधी है तो उसको माफ किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसका प्रतिलंबन करने की शक्ति उनको प्राप्त है। परिहार और सजा लघुकरण करने की अधिकार है। सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल भी है, उसको भी उसी सजा को भी माफ कर सकते हैं। मृत्युदंड को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जो प्राप्त है वो राष्ट्रपति को 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 352 है, इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात का घोषणा करते हैं। ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक 3 बार हो चुका है। अब तक 3 बार हो चुका है। 1962 में, 1971 में, 1975 में 3 बार अब तक हो चुका है। उसके बाद है अनुच्छेद 356, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 360, यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद देखते हैं अन्य तथ्य। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61(1) में दिया गया है। यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, यह अनुच्छेद 61 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। देखिए महाभियोग में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। 14 दिन पहले नोटिस जारी करनी होती है। महाभियोग प्रक्रिया जो होती है, कहा जाता है कि 14 दिन पहले नोटिस जारी करनी होती है। सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना होता है। जितने भी सदन में सदस्य हैं उनका 1/4 जो होता है सदस्य का हस्ताक्षर होना होता है। संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। अगर इसे पारित करना है तो संसद का 2/3 सदस्य का बहुमत पारित होना अनिवार्य होता है। उसके बाद आगे कहता है कि इस प्रक्रिया में संसद सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें जो होता है विधानसभा के सदस्य की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद आगे कहता है कि एक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद आगे देखते हैं, यह प्रश्न आप लोग के लिए है। देखिए भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नीलम संजीवा रेड्डी को, रामनाथ कोविंद को, शंकर दयाल शर्मा को। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।